यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत। आज अपन अध्ययन करेंगे कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पुस्तक सरयू का पाठ नंबर 17 पाजेब। पाजेब नामक कहानी है और इसके कहानीकार हैं जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार आधुनिक काल में मनोवैज्ञानिक कथा के जन्मदाता माने जाते हैं। तो इस पाजेब कहानी को पढ़ने से पूर्व कहानीकार जैनेन्द्र कुमार का जीवन परिचय पढ़ेंगे। प्रेम संदोत्तर युग के प्रसिद्ध विचारक, उपन्यासकार, कथाकार, निबंधकार श्री जैनेन्द्र कुमार का जन्म सन 1905 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के कोडियागंज नामक कस्बे में हुआ। प्रेम संदोत्तर युग कहानी को प्रेमचंद के आधार पर बांटा गया है। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग। मतलब प्रेमचंद के बाद का युग के प्रमुख कहानीकार हुए थे, उनमें से जैनेन्द्र का नाम प्रथम तौर पर लिया जाता है। इनका जन्म 1905 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के कोडियागंज नामक कस्बे में हुआ और इनके बचपन का नाम आनंदी लाल था। याद रखना विद्यार्थियों, इनके बचपन का नाम क्या था? आनंदी लाल। पिता का नाम प्यारेलाल एवं माता का नाम श्रीमती रामदेवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जैन गुरुकुल हस्तिनापुर में हुई। व्यक्तिगत रूप से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए काशी विश्वविद्यालय आए, परंतु महात्मा गांधी के सन 1921 के आंदोलन का इन पर इतना प्रभाव पड़ा कि ये अध्ययन छोड़कर आंदोलन के उत्साही कार्यकर्ता बन गई। गांधी जी ने 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। इस आंदोलन का इतना प्रभाव पड़ा कि इन्होंने मतलब जैनेन्द्र जी ने अध्ययन को छोड़ दिया और आंदोलन के कार्यकर्ता बन गए। जैनेन्द्र ने अपनी कहानियों एवं उपन्यासों के द्वारा हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन किया। विशेष रूप से याद रखना, हिंदी में मनोवैज्ञानिक कथाधारा का जन्मदाता या प्रवर्तक किसको माना जाता है? जैनेन्द्र कुमार को। कथाकार के साथ साथ इनकी पहचान एक सशक्त, अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में रही है। इन्होंने साहित्य, समाज, धर्म, संस्कृति, राजनीति, दर्शन आदि से संबंधित विषयों को बहुत सरल और अनौपचारिक सी दिखाई देने वाली शैली में प्रस्तुत किया है। इनकी लगभग 200 कहानियां हैं। इनकी जैनेन्द्र जी की, जो जैनेन्द्र की श्रेष्ठ कहानियों के नाम से 8 भागों में प्रकाशित हो चुकी है। ध्यान देना, इनकी कहानियां 200 के लगभग है, जो कि जैनेन्द्र की श्रेष्ठ कहानियां और कितने भागों में है? 8 भागों में प्रकाशित हो चुकी है। जैनेन्द्र ने अपनी कहानियों में मनुष्य की आंतरिक समस्याओं का सूक्ष्म चित्रण किया है, जिससे इनकी कहानियों को एक नई अंतर्दृष्टि, संवेदनशीलता और दर्शन की गंभीरता प्राप्त हुई है। इन्होंने हिंदी कहानी को परंपरागत शिल्प के स्थान पर नवीन शिल्प और शैली प्रदान की। ध्यान देना विद्यार्थियों कि हिंदी कहानी में जो परंपरागत शिल्प विधान था, उसके स्थान पर नवीन शिल्प और शैली का रूप दिया किसने? जैनेन्द्र जी ने। इन पर गांधीवादी दर्शन का पर्याप्त प्रभाव पड़ा। अब है जैनेन्द्र की प्रमुख रचनाएं। पहले इनके पढ़ेंगे उपन्यास। जैनेन्द्र जी के द्वारा लिखे गए उपन्यास कौन कौन से थे? परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, अनाम स्वामी, जयवर्धन, मुक्तिबोध। ये तो है इनके उपन्यास। अब है कहानी संग्रह। जैनेन्द्र जी के द्वारा लिखे गए कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? फांसी, जय संधि, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, 2 चिड़िया, पाजेब। ये तो है जैनेन्द्र कुमार जी की कहानी संग्रह। अब है निबंध संग्रह। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय। बहुत महत्वपूर्ण निबंध है ये। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, साहित्य का श्रेय और प्रेय निबंध किसका है? सोच विचार, समय और हम, विचार वल्लरी, प्रेम और परिवार, राष्ट्र और राज्य। ये है इनके निबंध संग्रह। ये और वे नामक इनका संस्मरण है। मंदालिनी, पाप और प्रकाश,
इनके है ये नाटक। प्रमुख पुरस्कार इनको कौन सा मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, भारत भारती सम्मान मिला, भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री होता है ये, इनमें से जैनेन्द्र जी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब पाठ परिचय, पाजेब नामक जो कहानी है उस कहानी का पाठ परिचय पढ़ेंगे। पाजेब बाल मनोविज्ञान पर आधारित सजीव, रोचक, सशक्त एवं मार्मिक कहानी है। कहानी का पूरा सारांश एक लाइन में आ जाता है कि बाल मनोविज्ञान पर आधारित सजीव, रोचक और सशक्त कहानी है पाजेब। इस कहानी में मुन्नी की पाजेब खो जाती है। पाजेब क्या होती है? पैरों में पहनने वाली पायल को कहती है। इस पर उसके भाई आशुतोष को अपराधी समझा जाता है। वह अबोध अवस्था में होने के कारण अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाता है। अबोध मतलब उसमें इतनी समझ नहीं है। अबोध अवस्था में होने के कारण वो अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाता है। झूठ बोलने के अपराध में उसे सजा मिलती है। किसको? आशुतोष को। और अंत में बुआ के आने पर स्थिति स्पष्ट होती है कि पाजेब बुआ के साथ चली गई थी और बालक निरपराध प्रमाणित होता है। बाद में पता चलता है कि आशुतोष का कोई अपराध नहीं है, वो निरपराध है। इस प्रकार इस कहानी का उद्देश्य बाल मनोविज्ञान का चित्रण करना। ध्यान देना विद्यार्थियों, इस कहानी का मूल उद्देश्य क्या है? बाल मनोविज्ञान का चित्रण करना। बालक अबोध होते हैं, अर्थात उनमें इतनी समझ नहीं होती है। उनकी कोमल बुद्धि तर्कहीन होती है। उनके पास में तर्क करने की बुद्धि नहीं होती है। वे अपनी बात स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। वे अपनी बात स्पष्ट रूप से समझा नहीं सकते हैं। स्नेह, भय और प्रलोभन के कारण अपराधी न होने पर भी वे अपराध स्वीकार कर लेते हैं। लेखक जैनेन्द्र जी कहते हैं, स्नेह जब उनको प्यार देते हैं या उनको डराते हैं या किसी प्रकार का लोभ लालच से देते हैं तो वो अपराधी न होते हुए भी अपराध को स्वीकार कर लेते हैं। आशुतोष की यही स्थिति, उसने पाजेब न चुराई, न छुन्नू को दी और न पतंग वाले को बेची, फिर भी वह पिता के सामने स्थिति स्पष्ट न कर पाने के कारण अपराधी बन जाता है। एक एक कर सारे अपराध स्वीकार कर लेता है, परंतु अंत में निरपराध सिद्ध होता है। ये है पाठ परिचय। अब मूल कहानी की ओर जाएंगे। बाजार में एक नई तरह की पाजेब चली। पैरों में पड़कर वे बड़ी अच्छी मालूम होती हैं। उनकी कड़ियाँ आपस में लचक के साथ जुड़ी हुई, लचक मतलब लचीलेपन के साथ में, कि पाजेब का मानो निज का आकार कुछ नहीं, जिस पाँव में पड़ी उसी के अनुकूल ही रहती है। निज मतलब स्वयं का, पाजेब का स्वयं का कोई आकार नहीं ऐसा महसूस होता है, लेकिन जिसके पैर में वो पहनी जाती है उसके अनुकूल हो जाती हैं। पास पड़ोस में तो सब नन्ही बड़ी के पैरों में आप वही पाजेब देख लीजिए। एक ने पहनी तो दूसरी ने भी पहनी। देखा देखी में इस तरह उनका न पहनना मुश्किल हो गया, अर्थात एक के देखा देखी सभी उस पायल को पहनना शुरू कर दिया। हमारी मुन्नी ने भी कहा कि बाबूजी हम पाजेब पहनेंगे। बोलिए भला कठिनाई से 4 वर्ष की उम्र और पाजेब पहनेगी? और मुन्नी की उम्र कितनी है? मात्र 4 वर्ष की है। और उनके पिताजी कहते हैं कि बोलिए भला कठिनाई से उम्र तेरी 4 साल की है और पाजेब पहनने का कहती है? मैंने कहा कि कैसी पाजेब? बोली कि हाँ वही जैसी रुक्मणी पहनती हैं, जैसी शीला पहनती हैं। मैंने कहा अच्छा अच्छा, अर्थात लेखक कहते हैं ठीक है। बोली कि मैं तो आज ही मंगा लूँगी। मैंने कहा कि अच्छा भाई आज ही सही। उस वक्त तो खैर मुन्नी किसी काम में बहल गई, अर्थात किसी काम में लग गई। लेकिन जब दोपहर आई मुन्नी की बुआ, तब वह मुन्नी सहज मानने वाली न थी। सहज मतलब आसानी से मानने वाली नहीं थी। दोपहर को उनकी बुआ आ गई थी। बुआ ने मुन्नी को मिठाई खिलाई, गोद में लिया और कहा अच्छा तो तेरी पाजेब अब के इतवार को जरूर ले आऊंगी। तो बुआ ने कहा कि
अब के इतवार, इतवार का अर्थ है रविवार को जरूर लेके आऊंगी। इतवार को बुआ आई और पाजेब ले आई। बुआ जी कब आए? इतवार, रविवार को आए और मुन्नी के लिए पाजेब ले आई। मुन्नी उन्हें पहनकर खुशी के मारे यहाँ से वहाँ चमकती फिरी रुक्मणी के पास गई और कहा, देख रुक्मणी मेरी पाजेब। शीला को भी अपनी पाजेब दिखाई। सबने पाजेब पहनी देकर उसे प्यार किया और तारीफ की, अर्थात उनकी प्रशंसा की मुन्नी की। सचमुच वह चांदी की सफेद 2-3 लड़िया सी टकनों के चारों ओर लिपटकर चुपचाप बिछी हुई ऐसी सुघड़ लगती थी। सुघड़ का अर्थ है ऐसी सुंदर लगती थी कि बहुत सी, और बच्ची की खुशी का ठिकाना न था, अर्थात वो इतनी प्रसन्न हुई, इतनी खुश हुई मुन्नी। और हमारे मत से आशुतोष जो मुन्नी के बड़े भाई है, आशुतोष कौन है? मुन्नी के बड़े भाई है। पहले तो मुन्नी को सजी बजी देखकर बड़े खुश हुए। वह हाथ पकड़कर अपनी बढ़िया मुन्नी को पाजेब सही दिखाने के लिए आसपास ले गए। मुन्नी की पाजेब का गौरव उन्हें अपना ही मालूम होता था। मतलब पहनी तो पाजेब मुन्नी ने थी, लेकिन आशुतोष को भी गौरव अनुभव हो रहा था, गर्व अनुभव हो रहा था। वह खूब हंसे और ताली पीटी, लेकिन थोड़ी देर बाद वह ठुमकने लगी कि मुन्नी को पाजेब दी तो हम बाइसिकल लेंगे। आशुतोष क्या कहने लगे कि मुन्नी को पाजेब दी है तो हम बाइसिकल अर्थात साइकिल लेंगे। बुआ ने कहा, अच्छा बेटा, अब के जन्मदिन पर तुझे भी बाइसिकल दिलवाएंगे। उनकी बुआ जी ने कहा कि आपके जन्मदिन पर तुझे बाइसिकल दिलवाएंगे। आशुतोष बाबू ने कहा कि हम तो नहीं लेंगे। बुआ ने कहा, सी तू कोई लड़की है? जिद तो लड़कियां करती हैं और लड़कियां रोती हैं। और इस प्रकार आशुतोष से बुआ कहती हैं कि जिद तो कौन करती हैं? लड़कियां करती हैं, और रोती भी लड़कियां, लड़के रोते नहीं हैं। कहीं बाबू साहब लोग रोते हैं, अर्थात बाबू लोग कभी रोते नहीं हैं। बाबू किसको कहा गया? आशुतोष को। आशुतोष बाबू ने कहा कि हम बाइसिकल जरूर लेंगे जन्मदिन वाले रोज। आशुतोष ने कहा कि हम साइकिल जरूर लेंगे, लेकिन कब लेंगे? जन्मदिन वाले दिन जरूर लेंगे। बुआ ने कहा, हाँ ये बात पक्की रही, जन्मदिन पर तुमको बाइसिकल मिलेगी। इस तरह वह इतवार का दिन हंसी खुशी का पूरा था। शाम होने पर बच्चों की बुआ चली गई, अर्थात बुआ अपने घर चली गई। पाजेब का शौक घड़ी भर का था, मतलब थोड़े समय का शौक था। वह फिर उतार कर रखा दी गई, अर्थात पाजेब को रख दिया गया जिससे कहीं खो न जाए। पाजेब वह बारीक सुबह काम की थी और खासे दाम लग गई थी। श्रीमती ने हमसे कहा कि क्यों जी, लगती तो अच्छी है, मैं भी एक बनवा लूं। अब लेखक कहते हैं कि मेरी श्रीमती जी ने कहा, क्यों जी ये पाजेब तो अच्छी लगती है, मैं भी एक ऐसी बनवा लूं। मैंने कहा, क्यों ना बनवाओ, तुम कौन 4 वर्ष की नहीं हो? लेखक ने व्यंग्य के रूप में कहा कि तुम क्या 4 वर्ष की हो? खैर यह हुआ, पर मैं रात को अपनी मेज पर था कि श्रीमती ने आकर कहा कि तुमने पाजेब तो नहीं देखी। मैंने आश्चर्य से कहा कि क्या मतलब? बोली कि देखो, यहाँ मेज वेज पर तो नहीं है, एक तो उसमें की है पर दूसरे पैर की मिलती नहीं है, जाने कहाँ गई। मैंने कहा कि जाएगी कहाँ, यहीं कहीं देख लो, मिल जाएगी। उन्होंने मेरी मेज के कागज उठाने धरने शुरू किए और अलमारी की किताबें टटोलने डालने का भी मंसूबा दिखाया, अर्थात मंसूबे का अर्थ है इरादा दिखाया। मैंने कहा कि यह क्या कर रही हो, यहाँ वह कहाँ से आई? जवाब में वही मुझी से पूछने लगी कि फिर कहाँ है। मैंने कहा कि तुमने ही तो रखी है। कहाँ रखी थी? बतलाने लगी कि मैंने दोपहर के बाद कोई 2 बजे उतार कर दोनों अच्छी तरह संभाल कर उस नीचे वाले बक्स में रख दी थी। अब देखा तो एक है, दूसरी गायब है। मैंने कहा कि तो चलकर वह इस कमरे में कैसे आ गई? भूल हो गई होगी, एक रखी होगी, एक वहीं कहीं फर्श पर छूट गई होगी, देखो मिल जाएगी, कहीं जा नहीं सकती। इस पर श्रीमती कहासुनी करने लगी, तो तुम तो ऐसे ही हो, खुद लापरवाह हो, दोष उल्टे मुझे देते हो। कह तो रही हूं कि मैंने दोनों संभाल कर
रखी, ऐसा श्रीमती जी ने लेखक से कहा। मैंने कहा कि संभाल कर रखी थी तो फिर यहाँ वहाँ क्यों देख रही हो? जहाँ रखी वहाँ से ले लो ना, वहाँ नहीं है तो फिर किसी ने निकाली होगी। श्रीमती बोली कि मेरा भी यही ख्याल हो रहा है, हो न हो बंसी नौकर ने निकाली। अब श्रीमती जी कह रहे मेरा ये ख्याल है, ऐसा विचार है, ऐसा लगता है कि हो न हो उनका नौकर था जिसका नाम था बंसी, बंसी ने ही निकाली। मैंने रखी तब वो वहाँ मौजूद था। मैंने कहा कि तो उससे पूछा, बोली कि वह तो साफ इनकार करता है, मतलब उसने स्पष्ट मना कर दिया है। साफ इनकार करना मतलब स्पष्ट मना कर दिया कि मैंने नहीं ली। मैंने कहा कि तो फिर, लेखक कहते हैं, श्रीमती जोर से बोली कि तो फिर मैं क्या बताऊं, तुम्हें तो किसी बात की फिक्र है ही नहीं, अर्थात कोई चिंता नहीं है। डांट कर कहते क्यों नहीं, उस बंसी को बुलाकर, जरूर पाजेब उसी ने ली। उनको डांट कर क्यों नहीं कहते हो आप, बंसी को बुलाकर, पाजेब जरूर उसी ने ली। मैंने कहा अच्छा, तो उसे क्या कहना होगा, यह कहूं कि ला भाई पाजेब दे दे? श्रीमती झल्ला कर बोली, अर्थात क्रोधित होकर बोली कि जो हो चुका बस कुछ तुमसे, तुम्ही ने तो उस नौकर की जात को सहजोर बना रखा है। किसको सहजोर बना के रखा है? सहजोर का अर्थ होता है बलवान। आपने उस नौकर को, नौकर जात को बलवान बना रखा है, उनको ताकत दे रखी है। डांट न फटकार, नौकर ऐसे सिर पर सड़ेगा तो क्या होगा, मतलब ऐसे तो वो सिर सड़ेगा ही। मैंने पूछा कि तो तुम्हारा क्या ख्याल है? लेखक ने पूछा तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या इरादा है? बोली कि कह तो रही हूँ कि किसी ने उस बक्स में से निकाला है और 16 में से 15 आने ये बंसी है, सुनते हो ना, वही है। अर्थात 16 में से 15 आने में कहती हूँ बंसी ने ली है और किसी ने नहीं ली, ऐसा श्रीमती कहती है। मैंने कहा कि मैंने बंसी से पूछा है, उसने नहीं ली मालूम होती है। इस पर श्रीमती ने कहा तुम नौकरों को नहीं जानते, वे बड़े संटे होते हैं। संटे का अर्थ है बदमाश होते हैं। जरूर बंसी की चोरी है, बंसी ही चोर है, नहीं तो क्या फरिश्ते लेने आते हैं। फरिश्ते अर्थात देवदूत, यहाँ कोई देवदूत लेने थोड़े आया है, ली तो जरूर बंसी ने, ऐसा श्रीमती जी कहती है। मैंने कहा कि तुमने आशुतोष से भी पूछा? बोली कि पूछा था, वह तो खुद ट्रंक और बक्स के नीचे घुस घुस कर खोज लगाने में मेरी मदद करता रहा, वह नहीं ले सकता। मैंने कहा उसे पतंग का बड़ा शौक है। लेखक ने कहा कि आशुतोष को पतंग का बड़ा शौक है। बोली कि तुम तो उसे बताते बरसते कुछ हो नहीं, उम्र होती जा रही है, वह यूं ही रह जाएगा। तुम तो उसे पतंग की सह देने वाले हो। सह देना मतलब उसको पतंग देने में उकसाने का काम आप ही करते हो। आशुतोष को श्रीमती अपने पति से कहती है। मैंने कहा कि जो कहीं पाजेब ही पड़ी मिल गई हो तो? बोली कि नहीं नहीं, मिलती तो वह बता न देता। खैर बातों बातों में मालूम हुआ कि उस शाम आशुतोष पतंग और एक डोर का पिन्ना नया लाया है। श्रीमती ने कहा कि यह तुम ही हो जिसने पतंग की उसे इजाज़त दी, मतलब अनुमति दी है। बस सारे दिन पतंग पतंग, यह नहीं कि कभी उसे बिठाकर सबक की कोई बात पूछो। सबक अर्थात कोई शिक्षा की बात पूछो, बताओ। मैं सोचती हूँ कि एक दिन तोड़ ताड़ दूँ उसकी सब डोर और पतंग। श्रीमती कहती है मुझे ऐसा लगता है, मैं सोचती हूँ कि उसकी पतंग और डोर को तोड़ दूँ। हाँ, तो सारे वक्त वही धुन, मतलब उसको पतंग उड़ाने की धुन ही लगी रहती है और कोई काम नहीं करता है आशुतोष। मैंने कहा कि खैर छोड़ो, कल सवेरे पूछताछ करेंगे। सवेरे बुलाकर मैंने गंभीरता से उससे पूछा, क्यों क्यों बेटा, एक पाजेब नहीं मिल रही है, तुमने तो नहीं देखी? वह गुम हो गया, अर्थात खो गया, जैसे नाराज हो। उसने सिर हिलाया कि उसने नहीं लिए, पर मुंह नहीं खोला, मतलब कुछ नहीं बोला। मैंने कहा कि देखो बेटा, ली हो तो कोई बात नहीं, सच कह देना चाहिए। उसका मुंह और फूल आया। अब मुंह फूलना अर्थात नाराज होना, मुहावरा है
वह गुमसुम बैठ गया। गुमसुम बैठा मतलब चुपचाप शांत बैठ गया। मेरे मन में उस समय तरह तरह के सिद्धांत आई। किसके? लेखक के मन में उनके बारे में, आशुतोष के बारे में तरह तरह की बातें आई। मैंने स्थिर किया कि अपराध के प्रति करुणा ही होनी चाहिए, रोष का अधिकार नहीं है। अब लेखक कहते हैं कि अपराध के प्रति करुणा अर्थात दया भाव होना चाहिए, उन्हें रोष अर्थात क्रोध का कोई अधिकार नहीं है। प्रेम से ही अपराधवर्ती को जीता जा सकता है। अपराधवर्ती का अर्थ है गलत कार्य करने की जो आदत है उसको रोकने के लिए प्रेम से ही उसको जीता जा सकता है। आतंक से उसे दबाना ठीक नहीं, आतंक अर्थात भय से उनको दबाना ठीक नहीं है। बालक का स्वभाव कोमल होता है और सदा ही उससे स्नेह से व्यवहार करना चाहिए। बालक का स्वभाव कोमल होता है, इसलिए सदैव उनके साथ में प्रेम से प्यार से व्यवहार करना चाहिए, ऐसा लेखक सोचते हैं। मैंने कहा कि बेटा आशुतोष तुम घबराओ नहीं, सच कहने में घबराना नहीं चाहिए। ली हो तो खुलकर कह दो बेटा, हम कोई सच कहने की सजा थोड़े ही दे सकते हैं, बल्कि सच बोलने पर तो इनाम मिला करता है। आशुतोष सब सुनता रहा, बैठा रहा। उसका मुंह सूजा था, मतलब मुंह उनका फूला हुआ था, क्रोधित था। वह सामने मेरी आंखों से नहीं देख रहा था, सीधी आंखें से आंखें नहीं मिला रहा था। रह रह कर उसके माथे पर बल पड़ रहे थे, मतलब उनके ललाट में सलवटें पड़ रही थी क्रोध के कारण। क्यों बेटे, तुमने ली तो नहीं? उसने सिर हिलाकर क्रोध से अस्तर और तेज आवाज में कहा, मैंने नहीं ली। यह कहकर वह रोने को हो आया, पर रोया नहीं, आंखों में आंसू रोक लिए। अर्थात वो इतना क्रोधित हो गया कि वो उसके आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने आंसुओं को आंखों में ही रोक लिया। उस वक्त मुझे प्रतीत हुआ उग्रता दोष का लक्षण है। अब लेखक को महसूस हुआ कि उग्रता मतलब कोई उग्र रूप धारण करता है, इसका मतलब उसका दोष है, ये ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। मैंने कहा कि बेटा डरो नहीं, अच्छा बताओ, ढूंढो, शायद कहीं पड़ी हुई वो पाजेब मिल जाएगी तो हम तुम्हें इनाम देंगे। वह चला गया और दूसरे कमरे में जाकर पहले तो एक कोने में खड़ा हो गया। कुछ देर चुपचाप खड़े होकर वह फिर यहाँ वहाँ पाजेब की तलाश में लग गया। कौन? आशुतोष। श्रीमती आकर बोली कि आशु से तुमने पूछताछ लिया? क्या ख्याल है आपका, क्या विचार है उसके बारे में? मैंने कहा संदेह तो मुझे होता है, नौकर का काम तो यह है नहीं, मतलब नौकर ने नहीं ली, आशुतोष पर ही संदेह हो रहा है, ऐसा लेखक कहते हैं। श्रीमती ने कहा कि नहीं जी, आशु भला क्यों लेगा? श्रीमती जी कहती है आशुतोष लेने वाला नहीं लेगा, क्यों लेगा? मैं कुछ नहीं बोला। मेरा मन जाने कैसा गंभीर प्रेम भाव से आशुतोष के प्रति उमड़ रहा था। मुझे मालूम होता है कि ठीक इस समय आशुतोष को हमें अपनी सहानुभूति से वंचित नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ अतिरिक्त स्नेह इस बालक को मिलना चाहिए। मुझे यह एक भारी दुर्घटना मालूम होती है। अब लेखक कहते हैं कि अब हमको इस आशुतोष को स्नेह से प्यार से जीतना चाहिए, और हम इनके प्रति जो बुरा बर्ताव कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, और मुझे ये एक भारी दुर्घटना मालूम होती है। मालूम होता है कि अगर आशुतोष ने चोरी की है तो उसका इतना दोष नहीं है, बल्कि ये हमारे ऊपर बड़ा भारी इल्जाम है, अर्थात आरोप है। तो लेखक कहता है कि यदि आशुतोष ने चोरी की, ये उनका दोष नहीं है बल्कि हमारा दोष है, क्योंकि ये हमारे ऊपर भारी इल्जाम है। बच्चे में चोरी की आदत भयावह हो सकती है, खतरनाक हो सकती है, लेकिन बच्चे के लिए वैसी लाचारी उपस्थिति आई है या और भी कई भयावह है। यह हमारी आलोचना है। हम उस चोरी से बरी नहीं हो सकते, अर्थात चोरी से मुक्त बरी होना अर्थात मुक्त होना, हम इस चोरी से मुक्त नहीं हो सकते हैं यदि बच्चे को चोरी की आदत पड़ गई है, ऐसा लेखक विचार करते हैं। मैंने बुलाकर कहा, अर्थात लेखक ने बुलाकर कहा, अच्छा सुनो, देखो मेरी तरफ देखो, ये बताओ कि पाजेब तुमने चुन्नू को दी है ना? वह कुछ देर नहीं बोला, उसके चेहरे पर रंग आया और गया, मतलब क्रोधित हो रहा है, नाराज हो रहा है, मुंह लाल हो रहा है। और मैं एक एक साया ताड़ना चाहता था। मैंने आश्वासन देते हुए कहा कि कोई बात नहीं, हाँ बोलो, डरो नहीं, ठीक बताओ बेटे,
कैसा हमारा चचा बेटा है। मानो बड़ी कठिनाई के बाद उसने अपना सिर हिलाया। किसने? आशुतोष ने। मैंने बहुत खुश होकर कहा कि दी है ना चुन्नू को। उसने सिर हिला दिया। अत्यंत सांत्वना के स्वर में स्नेहपूर्वक मैंने कहा कि मुंह से बोलो चुन्नू को दी है। उसने कहा हाँ। मैंने अत्यंत हर्ष के साथ दोनों बाहों में लेकर उसे उठा लिया। कहा कि ऐसे ही बोल दिया करते हैं अच्छे लड़के। अब लेखक कहता है कि अच्छे लड़के होते हैं वैसे ऐसे ही बोल दिया करते हैं जल्दी। आंसू हमारा राजा बेटा है। गर्व के भाव से गोद में लिए लिए मैं उसकी माँ की तरफ गया, अर्थात लेखक अपनी पत्नी श्रीमती के पास में गया। उल्लासपूर्वक बोला कि देखो हमारे बेटे ने सच कबूल किया है, पाजेब उसने चुन्नू को दी है। अब श्रीमती से कहते हैं लेखक कि हमारे बेटे ने सच को कबूल कर लिया है कि पाजेब उसने किसको दिए? चुन्नू को दिए। सुनकर माँ उसकी खुश हो गई। उसने उसे चूमा, बहुत शाबाशी दी, उसकी भलैया लेने लगी। भलैया लेना का अर्थ है किसी दूसरे के गलत कार्य को या दूसरे के संकट को अपने ऊपर लेने की कामना करना। भलैया का अर्थ क्या है? किसी दूसरे के संकट को अपने ऊपर लेने की कामना करना। इस प्रकार की कामना श्रीमती ने की। आशुतोष भी मुस्कुराया। अगर से एक उदासी भी उसके चेहरे से दूर नहीं हुई। अगर से मतलब पहले से जो उदासी थी वो उनके चेहरे से अभी भी दूर नहीं हुई। उसके बाद अलग से ले जाकर मैंने उससे बड़े प्रेम से पूछा कि पाजेब चुन्नू के पास है ना, जाओ मांग ला सकते हो उससे। आशुतोष मेरी ओर देखता हुआ बैठा रहा। मैंने कहा कि जाओ बेटे ले आओ। उसने जवाब में मुंह नहीं खोला। मैंने आग्रह किया अर्थात निवेदन किया तो वह बोला कि चुन्नू के पास नहीं हुई तो वह कहाँ से देगा। मैंने कहा कि तो जिसको उसने दी है उसका नाम बता देगा। सुनकर वह चुप हो गया। मेरे बार बार कहने पर वह यही कहता रहा कि पाजेब चुन्नू के पास न हुई तो वह देगा कहाँ से। अंत में हार कर मैंने कहा कि वह कहीं तो होगी। अच्छा तुमने कहाँ से उठाई थी? पड़ी मिली थी। और फिर नीचे जाकर वह तुमने चुन्नू को दिखाई? हाँ। फिर उसी ने कहा कि इसे बेचेंगे? हाँ। कहाँ बेचने को कहा? कहाँ मिठाई लाएंगे? नहीं, पतंग लाएंगे। अच्छा पतंग को कहा? हाँ। तो उसी के पास होनी चाहिए ना, या पतंग वाले के पास होगी? होगी। जाओ बेटा उससे ले आओ, कहना हमारे बाबूजी तुम्हें इनाम देंगे। वह जाना नहीं चाहता था। उसने फिर कहा कि चुन्नू के पास नहीं हुई तो कहाँ से देगा। इस प्रकार आशुतोष अपने पापा से कहता है। मुझे उसकी जिद बुरी मालूम हुई। लेखक कहते हैं उनकी जो जिद थी वो बार बार कह रहा था कि चुन्नू के पास नहीं हुई थी तो कहाँ से लाऊंगा, तो उनको बुरा लगा। मैंने कहा कि तो तुमने उसे गाड़ दिया? क्या किया? बोलते क्यों नहीं? क्या तुमने पाजेब को कहीं गाड़ दिया? बोलते क्यों नहीं हो? वह मेरी ओर देखता रहा और कुछ नहीं बोला। मैंने कहा कि कुछ कहते क्यों नहीं? वह गुमसुम रह गया, नहीं बोला। गुमसुम रहना मतलब चुपचाप रहना, कुछ नहीं बोला। मैंने डपट कर कहा कि जाओ जहाँ हो वहीं से पाजेब लेकर आओ। वह अपनी जगह से नहीं उठा और नहीं गया। तो मैंने उसे कान पकड़कर उठाया, कहा कि सुनते हो, जाओ पाजेब लेकर आओ, नहीं तो घर में तुम्हारा काम नहीं है। इस घर में तुम्हारा कोई काम नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। उस तरह उठाया जाकर वह उठ गया और कमरे के बाहर निकल गया। निकलकर बरामदे के कोने में रूठा मुंह बनाकर खड़ा रहा। कौन? आशुतोष। मुझे बड़ा क्षोभ हो रहा था, अर्थात दुख हो रहा था। यह लड़का सच बोलकर अब किस बात से घबरा रहा है। मतलब वो सच बोल गया था एक बार तक उसने लिए, लेकिन अब किस बात से घबरा रहा है। लेखक इस प्रकार का विचार करते हैं। यह मैं कुछ समझ न सका। मैंने बाहर आकर जरा धीरे से कहा, जाओ भाई जाकर चुन्नू से कहते क्यों नहीं हो। पहले तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब जवाब दिया तो बार बार कहने लगा कि चुन्नू के पास नहीं हुई तो कहाँ से देगा।
मैंने कहा कि जितने में उसने बेसी होगी वह दाम दे देंगे, दाम अर्थात उनका जितने में उसने बेसी उनका जो मूल्य होगा वो दे देंगे, समझे ना, जाओ तुम कहो तो। चुन्नू की माँ ने कहा कि उनका लड़का ऐसा काम नहीं कर सकता, उसने पाजेब नहीं देखी है। अब चुन्नू की माँ कहती है कि उनका लड़का ऐसा काम नहीं कर सकता है कि उसने पाजेब नहीं देखी। जिस पर आशुतोष की माँ ने कहा कि नहीं, तुम्हारा चुन्नू झूठ बोलता है। क्यों रे आशुतोष, तेने दी थी ना? आशुतोष ने धीरे से कहा कि हाँ दी थी। दूसरी ओर सुन्नू बढ़कर आया और हाथ फटकार कर बोला कि मुझे नहीं दी। चुन्नू ने क्या कहा कि मेरे को नहीं दी। क्यों रे, मुझे कब दी थी? आशुतोष ने जिद बांध कर कहा कि दी तो थी, कह दो नहीं दी थी। नतीजा यह हुआ कि चुन्नू की माँ ने चुन्नू को खूब पीटा। अब चुन्नू जिसने आशुतोष ने पाजेब दी थी, वो चुन्नू की माँ ने चुन्नू को खूब पीटा और खुद भी रोने लगी, अर्थात चुन्नू की माँ भी रोने लगी, कहती जाती, हाय रे अब हम छोर हो गए, यह कुलक्षणी औलाद जाने कब मिटेगी। कुलक्षणी मतलब बुरे लक्षण की जो औलाद है, ये कब मिटेगी। बात दूर तक फैल चली, मतलब बात दूर तक फैल गई। पड़ोस की स्त्रियों में पवन पड़ने लगी, अर्थात ये बात पवन की तरह एक घर से दूसरी स्त्रियों के पास में फैल गई। और श्रीमती ने घर लौटकर कहा कि चुन्नू और उसकी माँ दोनों एक से हैं। मैंने कहा कि तुमने तेजा तेजी क्यों कर डाली। लेखक ने कहा तुमने इतनी जल्दी क्यों कर दी, ऐसी कोई बात भला कभी नहीं सूझती है। बोला कि हाँ मैं तेज बोलती हूँ, अब जाओ ना तुम ही उनके पास से पाजेब निकल कर लाते क्यों नहीं, तब जानू अब पाजेब निकलवा दो। अब श्रीमती कहती है कि मैं तो इतनी तेज बोलती हूँ, आप जाओ वहाँ पाजेब को निकलवा कर लेके आ जाओ। मैंने कहा कि पाजेब से बढ़कर शांति है और अशांति से तो पाजेब मिल नहीं सकती। लेखक ने कहा पाजेब से बढ़कर शांति है, मतलब शांति से बढ़कर पाजेब नहीं है, अशांति से पाजेब नहीं मिल सकती है, ऐसा लेखक कहते हैं अपने श्रीमती को। श्रीमती बुदबुदाती हुई नाराज होकर मेरे सामने से चली गई। बुदबुदाना मतलब कुछ गड़बड़ाती हुई। थोड़ी देर के बाद चुन्नू की माँ हमारे घर आई, श्रीमती उन्हें लाई थी। अब उनके बीच गर्मी नहीं थी। उन्होंने मेरे सामने आकर कहा कि चुन्नू तो पाजेब के लिए इनकार करता है, वह पाजेब कितने की थी मैं उसके दाम भर सकती हूँ। अब चुन्नू की माँ लेखक के घर आती हैं और कहती हैं कि चुन्नू ने पाजेब लेने से बिल्कुल इनकार कर दिया, मना कर दिया कि मैंने नहीं ली है। वो पाजेब कितने रुपए की थी, कितने उनका मूल्य क्या है, दाम क्या है, वो उस दाम को मैं भर सकती हूँ। मैंने कहा यह आप क्या कहती हैं, बच्चे बच्चे हैं। आपने चुन्नू से चौलियत से पूछा भी, आपने क्या अच्छी तरह से पूछा चुन्नू से। उन्होंने उसी समय चुन्नू को बुलाकर मेरे सामने कर दिया, कहा कि क्यों रे, बता क्यों नहीं देता जो तैने पाजेब देखी हो। अब चुन्नू की माँ चुन्नू से लेखक के सामने पूछती है। चुन्नू ने जोर से सिर हिलाकर इनकार किया, स्पष्ट मना कर दिया और बताया कि पाजेब आशुतोष के हाथ में मैंने देखी थी। अब चुन्नू कहता है कि मैंने पाजेब आशुतोष के हाथ में देखी थी और वह पतंग वाले को दे आया है, मैंने खूब देखी थी, वह चांदी की थी, ऐसा चुन्नू कहता है। तुम्हें ठीक मालूम है? हाँ, वह मुझसे कह रहा था कि तुम भी चल पतंग लाएंगे। अब चुन्नू कहता है कि आशुतोष मेरे से कह रहा था कि तुम भी मेरे साथ चल पतंग लेके आएंगे। पाजेब कितनी बड़ी थी बताओ तो। चुन्नू ने उसका आकार बताया जो ठीक ही था, मतलब जितना पायल का आकार था उतना ही आकार चुन्नू ने बताया। मैंने उसकी माँ की ओर देखकर कहा कि देखिए ना, पहले यही कहता था कि मैंने पाजेब देखी तक नहीं, अब कहता है कि देखिए। अब लेखक कहता है चुन्नू की माँ से, पहले यही लड़का कह रहा था कि मैंने देखी नहीं है, अब चुन्नू कह रहा है कि मैंने पाजेब को देखी है। माँ ने मेरे सामने, अर्थात चुन्नू की माँ ने मेरे सामने, लेखक के सामने चुन्नू को खींचकर तभी धम धम पीटना शुरू कर दिया, अर्थात उनको मारना शुरू कर दिया। कहा कि क्यों रे झूठ बोलता है, तेरी चमड़ी न उधेड़ू तो मैं नहीं, अर्थात चमड़ी उधेड़ना मतलब बुरी तरह से पीटना।
मैंने 20 बचाव करके चुन्नू को बचाया। वह शहीद की भांति पिटता रहा था, रोया बिल्कुल नहीं। और एक कोने में खड़े आशुतोष को जाने किस भाव से वह देख रहा था। अब चुन्नू आशुतोष की ओर देख रहा था। खैर मैंने सबको छुट्टी दी, कहा कि जाओ बेटा चुन्नू खेलो। उसकी माँ को कहा कि आप उसे मारिएगा नहीं, मतलब चुन्नू को मारना मत, पाजेब कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, ऐसा लेखक ने चुन्नू की माँ से कहा। चुन्नू चला गया। तब उसकी माँ ने पूछा कि आप उसे कसूरवार समझते हो? कसूरवार मतलब उसको दोषी समझते हो? मैंने कहा कि मालूम तो होता है कि उसे कुछ पता है और वह मामले में शामिल है, ऐसा लेखक ने कहा। इस पर चुन्नू की माँ ने पास बैठी हुई मेरी पत्नी ने कहा, चलो बहन जी, मैं तुम्हें अपना सारा घर दिखा देती हूँ, एक एक चीज देख लो, होगी पाजेब तो जाएगी कहाँ। अब चुन्नू की माँ श्रीमती अर्थात लेखक की पत्नी से कहता है कि बहन जी आप मेरे साथ में चलो, मेरे घर की एक एक चीज को दिखा दूंगी, यदि पाजेब है तो जाएगी कहाँ। मैंने कहा छोड़िए भी, बेबात की बात बढ़ाने में से क्या फायदा, मतलब कोई बात है ही नहीं, इसको बात बढ़ाने का कोई फायदा नहीं, ऐसा लेखक ने कहा। सो जो जो मैंने उन्हें दिलासा दी, नहीं तो वह चुन्नू को पीट पीट कर हाल बेहाल कर डालने का प्रण ही उठाए ले रही थी। मतलब चुन्नू को पीट पीट कर बेहाल करने की उसने प्रतिज्ञा ले ली थी। कुलच्छने, आज तुझे धरती में नहीं गाड़ दिया तो मेरा नाम नहीं। कुलच्छने मतलब बुरे लक्षण वाले, आज तुझे मारकर धरती में गाड़ दूंगी, मतलब इतना मारूंगी तो मेरा नाम नहीं, ऐसा चुन्नू की माँ कहती हैं। खैर जिस तेस भांति बखेड़ा टाला, लेखक कहते हैं खैर जैसे तैसे जो बखेड़ा झगड़ा को टाल दिया। मैं इस झंझट में दफ्तर भी समय पर नहीं जा सका, अर्थात लेखक समय पर अपने दफ्तर नहीं पहुंच सके। जाते वक्त श्रीमती को कह दिया कि देखा, आशुतोष को धमकाना मत, आशुतोष को डराना मत, प्यार से सारी बातें पूछना, धमकाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं और हाथ कुछ नहीं आता, समझी ना। अब लेखक श्रीमती से कहते हैं बच्चे धमकाने से बिगड़ जाते हैं और मिलना कुछ नहीं है, इस बात को आप समझा। शाम को दफ्तर से लौटा तो श्रीमती ने सूचना दी कि आशुतोष ने सब कुछ बतला दिया है। 11 आने पैसे में वो पाजेब पतंग वाले को दे दी है। अब लेखक वापस जो दफ्तर से घर आते हैं तो श्रीमती ने बताया कि आशुतोष ने 11 आने में वो पतंग वाले को पाजेब दे दी हैं। पैसे उसने थोड़े थोड़े करके देने को कहे हैं। 5 आने जो दिए वे चुन्नू के पास हैं। इस तरह रती रती बात उसने कह दी। रती रती मतलब स्पष्ट बात कह दी। कहने लगी कि मैंने बड़े प्यार से पूछ पूछ कर यह सब उसके पेट में से निकाला, मतलब बड़े प्यार से उनको पूछ पूछ के उनके बात ये उगलवाई है। 2-3 घंटे में मगज मारती रही, मगज मतलब दिमाग को मारती रही। हाय राम, बच्चे का भी क्या जी होता है, मतलब बच्चे का क्या जीव होता है कि बड़ी मुश्किल से इतनी बातों को निकलवाया। मैं सुनकर खुश हुआ। मैंने कहा कि चलो अच्छा, अब 5 आने भेजकर पाजेब मंगा लेंगे। लेकिन पतंग वाला भी कितना बदमाश है, बच्चों के हाथ से ऐसी चीज़ें लेता है, उसे पुलिस में दे देना चाहिए, उचका कहीं का, ऐसा लेखक किसके बारे में कहता है? उस पतंग वाले के बारे में कहता है। उचका का अर्थ है चीज उठाकर भाग जाने वाला। उचका कहीं का, उसका कहीं का किसको कहा गया है? पतंग वाले को कहा गया है। उचका का अर्थ होता है चीज उठाकर भाग जाने वाला। फिर मैंने पूछा कि आशुतोष कहाँ है? लेखक ने कहा, उन्होंने बताया कि बाहर ही कहीं खेल खाल रहा होगा। श्रीमती ने कहा। मैंने कहा बंसी, जाकर उसे बुला तो लाओ। बंसी उनका नौकर था, उससे लेखक ने कहा कि आशुतोष को बुलाकर लाओ। बंसी गया। उसने आकर कहा कि वह अभी आते हैं। क्या कर रहा है? चुन्नू के साथ गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। थोड़ी देर में आशुतोष आया, तब मैंने उसे गोद में लेकर प्यार किया। आते आते उसका चेहरा उदास हो गया और गोद में लेने पर वह विशेष प्रसन्न मालूम हुआ। गोद में ले लिया था लेखक ने बच्चे को, आशुतोष को, लेकिन वो विशेष प्रसन्न खुश नहीं हुआ। उसकी माँ ने
खुश होकर कहा कि हमारे आशुतोष ने सब बातें अपने आप पूरी पूरी बता दी हैं। हमारा आशुतोष बड़ा सच्चा लड़का है। आशुतोष मेरी गोद में टिका रहा, अर्थात गोद में बैठा रहा, लेकिन अपनी बड़ाई सुनकर भी उसको कुछ हर्ष नहीं हुआ प्रतीत होता है। मतलब उनकी बड़ाई की थी, उनकी खूबी की थी, फिर भी उनको कोई प्रसन्नता नहीं हो रही थी। मैंने कहा कि आओ चलो, अब क्या बात है? क्यों हजरत? हजरत का अर्थ है श्रीमान, तुमको 5 ही आने तो मिले हैं ना, हमसे 5 आने मांग लेते तो क्या हम ना देते? सुना, अब से ऐसा मत करना बेटे, ऐसा लेखक आशुतोष से कहते हैं। कमरे में ले जाकर मैंने फिर पूछताछ की, क्यों बेटा, पतंग वाले ने 5 आने तुम्हें दिए थे ना? हाँ। और वे चुन्नू के पास हैं? हाँ। चुन्नू कहता है, क्या? आशुतोष कहता है, अभी तो उसके पास होंगे ना? नहीं। खर्च कर दिए? नहीं। खर्च किए? हाँ। खर्च किए कि नहीं खर्च किए? उस ओर से प्रश्न करने पर वह मेरी ओर देखता उत्तर नहीं दिया। बताओ, खर्च कर दिए कि अभी हैं? जवाब में उसने एक बार हाँ कहा तो दूसरी बार नहीं कहा। किसने? आशुतोष ने। लेखक जो ही प्रश्न पूछता है एक बार हाँ कहता है, एक बार नहीं करता है। मैंने कहा कि तो यह क्यों नहीं कहते कि तुम्हें नहीं मालूम है? हाँ बेटा, मालूम है ना? हाँ। पतंग वाले से पैसे सुन्नू ने लिए ना? हाँ। तुमने क्यों नहीं लिए? वह चुप। 500 इक्कनी थी या दुअनी और पैसे भी थे? वह चुप। बतलाते क्यों नहीं? चुप। इक्कनियाँ कितनी थी? बोलो। 2। बाकी पैसे थे? हाँ। दुअनी नहीं थी? हाँ। दुअनी थी? हाँ। मुझे क्रोध आने लगा। अर्थात इस प्रकार हाँ और ना करने पर आशुतोष पर लेखक को क्रोध आ गया। डपट कर कहा कि सच क्यों नहीं बोलते हो जी? सच बताओ, कितनी इक्कनियाँ थी और कितना क्या था? वह गुमसुम खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। अर्थात चुपचाप खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। बोलते क्यों नहीं? वह नहीं बोला। सुनते हो? बोलो नहीं तो। आशुतोष डर गया और कुछ नहीं बोला। सुनते नहीं हो मैं क्या कह रहा हूँ? इस बार भी वह नहीं बोला तो मैंने पकड़कर उसके कान खींच लिए। वह बिना आंसू लिए गुमसुम खड़ा रहा, अर्थात चुपचाप खड़ा रहा। अब भी नहीं बोलोगे? वह डर के मारे पीला हो गया, लेकिन बोल नहीं सका। मैंने जोर से बुलाया, बंसी यहाँ आओ, इसको ले जाकर कोठरी में बंद कर दो। बंसी नौकर उसे उठाकर ले गया, कोठरी में मूद दिया, अर्थात कोठरी में बंद कर दिया। 10 मिनट बाद मैंने फिर उसे पास बुलाया। उसका मुंह सूजा हुआ था, मतलब मुंह क्रोध से भरा हुआ था। बिना कुछ बोले उसके होठ हिल रहे थे, मतलब क्रोध के मारे उनके होठ हिल रहे थे। कोठरी में बंद होकर भी वह रोया नहीं। मैंने कहा, क्यों रे, अब तो अकल आई? वह सुनता हुआ गुमसुम खड़ा रहा, अभी भी वो चुपचाप खड़ा था। अच्छा, पतंग वाला कौन सा है? दाई तरफ का वह चौराहे वाला? उसने कुछ होठों में ही बड़बड़ा दिया जिसे मैं कुछ न समझ सका। वह चौराहे वाला? बोलो। हाँ। देखो, अपना चाचा के साथ ले जाओ, बता देना कि कौन सा है, फिर उसे स्वयं भुगत लेंगे, समझते हो ना? यह कहकर मैंने अपने भाई को बुलाया। अब लेखक अपने भाई को बुलाते हैं। यह बात समझकर कहा, देखो 5 आने के पैसे ले जाओ, पहले तुम दूर रहना। अर्थात अपने भाई से कहा कि तुम दूर खड़े रहना। आशुतोष पैसे ले जाकर उसे देगा और अपनी पाजेब मांगेगा। अव्वल तो वह पाजेब लौटा ही देगा, नहीं तो उसे डांटना और कहना कि तुझे पुलिस को सुपुर्द कर दूंगा। अव्वल मतलब पहले तो उसे वो पाजेब लौटा देगा, आशुतोष ले जाएगा, पैसे देगा, और यदि नहीं देता है उनको डांटना और कहना कि तुझे पुलिस को सुपुर्द कर देंगे। बच्चों से माल ठगता है, समझे? नरमी की जरूरत नहीं है, अर्थात उनके साथ में नरमी बरतने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा लेखक अपने भाई को कहते हैं। और आशुतोष, अब जाओ, अपने चाचा के साथ जाओ। वह अपनी जगह पर खड़ा था, सुनकर भी टच से मस होना दिखाई नहीं दिया। टच से मत न होना मुहावरे का अर्थ है अपनी बात पर अड़े रहना, हट न छोड़ना। टच से मस न होने का मुहावरा अर्थ क्या है? हट न छोड़ना।
नहीं जाओगे? उसने सिर हिला दिया कि नहीं जाऊंगा। मैंने तब उसे समझा कर कहा कि भैया घर की चीज़ है, दाम लगे अर्थात उनके पैसे लगे हैं, भला पास आने में रुपयों का माल किसी के हाथ खो देंगे? जाओ चाचा के संग जाओ अर्थात चाचा के साथ जाओ, तो मैं कुछ नहीं कहना होगा, हाँ पैसे दे देना और अपनी चीज़ वापस मांग लेना अर्थात पाजेब को वापस मांग लेना। दे दे, नहीं दे तो नहीं दे, तुम्हारा ऐसे कोई सरोकार नहीं है। सरोकार का अर्थ है कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। सच है ना बेटे, अब जाओ। पर वह जाने को तैयार नहीं दिखा। मुझे उस लड़के की गुस्ताखी पर बड़ा बुरा मालूम हुआ। गुस्ताखी का अर्थ है उनकी जो अशिष्टता थी, गुस्ताखी का अर्थ होता है अशिष्टता। लेखक कहता है मेरे को उनकी गुस्ताखी पर बुरा लगा और बोलो इसमें बात क्या है, इसमें मुश्किल कहाँ है? समझा कर बात कर रहे हैं सो समझता ही नहीं, सुनता ही नहीं, ऐसा लेखक आशुतोष से कहते हैं। मैंने कहा कि क्यों रे नहीं जाएगा? उसने सिर हिला दिया कि नहीं जाऊंगा। मैंने प्रकाश अपने छोटे भाई को बुलाया। अब लेखक का छोटा भाई था जिसका नाम था प्रकाश। कहा प्रकाश इसे पकड़ कर ले जाओ। प्रकाश ने उसे पकड़ा और आशुतोष अपने हाथ पैरों से उसका प्रतिकार करने लगा अर्थात हाथ पैर हिलाते हुए उनका विरोध करने, प्रतिकार का अर्थ होता है विरोध करने लगा। और वह साथ जाना नहीं चाहता था। मैंने अपने ऊपर बहुत सब्र करके फिर आशुतोष को पुचकारा और कहा जाओ भाई, डरो नहीं, अपनी चीज घर में आएगी, इतनी सी बात समझते नहीं। प्रकाश इसे गोदी में ले जाओ और जो चीज मांगे इसे बाजार से दिलवा देना। जाओ भाई आशुतोष। इस प्रकार पुचकारता है लेखक अपने बेटे आशुतोष को। वह उसका मुंह फूला हुआ था अर्थात मुंह फूला हुआ, अभी क्रोधित था, क्रोध किया हुआ था, नाराज था। जैसे तैसे बहुत समझाने पर वह प्रकाश के साथ चला। ऐसे चला मानो पैर उठाना उसे भारी हो रहा था। 8 वर्ष का लड़का होने आया, फिर भी देखो न किसी भी बात की उसमें समझ नहीं है। आशुतोष की उम्र क्या थी? 8 वर्ष की थी। और लेखक कहता है 8 वर्ष को आया लेकिन अभी इसमें कोई किसी प्रकार की समझ नहीं है। मुझे जो गुस्सा आया तो क्या बताऊं, लेकिन यह याद करके गुस्से से बच्चे संभलने की जगह बिगड़ते हैं। अब लेखक कहता है कि गुस्सा करने से, क्रोध करने से बच्चे संभलने की जगह क्या होते हैं? ज़्यादा बिगड़ते हैं। मैं अपने को दबाता चला गया, मतलब अपने क्रोध को दबाता रहा। खैर वह गया तो चैन की सांस ली। चैन की सांस लेना मतलब मुहावरे का अर्थ है राहत महसूस करना। लेखक ने राहत महसूस की, लेकिन देखता क्या हूँ कि कुछ देर में प्रकाश लौट आया। मैंने पूछा क्यों? अब लेखक का भाई, छोटा भाई प्रकाश वापस लौट आया और लेखक उनसे पूछता है क्यों? बोला कि आशुतोष भाग गया है। मैंने कहा कि अब वह कहाँ है? वह रूठा खड़ा है, घर में नहीं आता है। जाओ पकड़ कर तो लाओ। वह पकड़ा हुआ आया। मैंने कहा क्यों रे, तू शरारत से बाज नहीं आएगा? शरारत आता बदमाशी से बाज नहीं आएगा, बोल जाएगा कि नहीं? वह नहीं बोला तो मैंने कस कर उस 2 छांटे दिए। थप्पड़ लगते ही वह एकदम चीखा पर फौरन चुप हो गया। वह वैसे ही मेरे सामने खड़ा रहा। मैंने उसे देखकर मारे गुस्से से कहा कि ले जाओ इसे मेरे सामने से, जाकर कोठरी में बंद कर दो दुष्ट। ऐसा लेखक आशुतोष के बारे में कहते हैं। इस बार वह आधे 1 घंटे बंद रहा कोठरी में। मुझे ख्याल आया कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही दूसरा रास्ता नहीं दिखता, मार पीट कर मन को ठिकाना देने की आदत पड़ गई थी और कुछ अभ्यास न था। अब लेखक कहता है मेरे को कोई दूसरा नहीं रास्ता दिखता है तो मार पीट कर ही मन को शांति मिलने की आदत पड़ गई थी। और लेखक सोचता है मैं इनके साथ में ठीक नहीं कर रहा हूँ, इस प्रकार का उनका ठीक अभ्यास नहीं था। खैर मैंने इस बीच प्रकाश को कहा कि तुम दोनों पतंग वालों के पास जाओ। अब लेखक अपने भाई छोटे प्रकाश से कहते हैं कि तुम दोनों पतंग वालों के पास जाओ, मालूम करना कि पाजेब किसने ली है, होशियारी से काम कर मालूम करना, मालूम होने पर सख्ती करना, मुरब्बत की जरूरत नहीं है। मतलब मुरब्बत का अर्थ है संकोच करने की कोई जरूरत
नहीं है। प्रकाश गया पर लौटने पर बताया कि किसी के पास पाजेब नहीं है, किसी भी पतंग वाले के पास में पाजेब नहीं है, ऐसा प्रकाश ने बताया। सुनकर मैं झल्ला आया अर्थात नाराज हो गया, क्रोधित हो गया। कहा कि तुमसे कुछ काम नहीं हो सकता। अपने भाई से कहता, लेखक जरा सी बात नहीं हुई हो, तुमसे क्या उम्मीद रखी। वह अपनी सफाई देने लगा। मैंने कहा बस तुम जाओ। अपने भाई से कहा तुम जाओ। प्रकाश मेरा बहुत लिहाज मानता था। लेखक कहता है कि प्रकाश मेरा बड़ा ख्याल करता था। वह मुंह डालकर चला गया अर्थात मुंह को नीचे करके चला गया। कोठरी खुलवाने पर आशुतोष को फर्श पर सोते पाया। अब लेखक कहते हैं जो ही कोठरी खोली तो आशुतोष फर्श के ऊपर सोया हुआ है। उसके चेहरे पर अब भी आंसू नहीं थे। सच पूछो तो मुझे उस बालक पर करुणा हुई। अब लेखक कहता है उस बालक पर मुझे दया आ गई, लेकिन आदमी में एक साथ जाने क्या क्या विरोधी भाव उठते। अब लेखक कहते हैं कि आदमी को एक साथ कौन को कभी प्रेम कभी क्रोध कौन कौन से भाव उत्पन्न हो जाते हैं। मैंने उसे जगाया, वह हड़बड़ा कर उठा। मैंने कहा कहो क्या हालत है। थोड़ी देर तक वह समझा ही नहीं। फिर शायद पिछला सिलसिला याद आया। अब पिछली बात आशुतोष को याद आती है। झट उसके चेहरे पर वही जिद, अकड़ और प्रतिरोध के भाव दिखाई देने लगते हैं और पाजे वाली बात याद आते ही वही जिद और अकड़ आ जाती हैं आशुतोष में। मैंने कहा कि यहाँ तो राजी राजी चले जाओ, मतलब खुशी खुशी से चले जाओ, नहीं तो इस कोठरी में फिर बंद किए देते हैं। आशुतोष पर इसका विशेष प्रभाव पड़ा हो ऐसा नहीं मालूम हुआ। कोठरी में बंद करने पर लेखक का क्या आशुतोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। खैर उसे पकड़ कर लाया और समझाने लगा। मैंने निकाल कर उसे 1 रुपया दिया और कहा बेटा इसे पतंग वाले को दे देना, पाजेब मांग लेना, कोई घबराने की बात नहीं है, तुम तो समझदार लड़के हो, ऐसा लेखक आशुतोष से कहता है। उसने कहा कि पाजेब उसके पास नहीं हुई तो कहाँ से देगा। इसका क्या मतलब। तुमने कहा कि कहा ना कि 5 आने में पाजेब दिए, न हो तो छुन्नू को भी साथ ले लेना, समझे, ऐसा लेखक आशुतोष से कहते हैं। वह चुप हो गया अर्थात आशुतोष चुप हो गया। आखिर समझाने पर जाने को तैयार हुआ। मैंने प्रेम पूर्वक उसे प्रकाश के साथ जाने को कहा। उसका मुंह भारी देकर डांटने वाला था। इतने में सामने उसकी बुआ दिखाई दी अर्थात आशुतोष की बुआ आ गई अर्थात लेखक की बहन आ गई, जो मुन्नी के लिए पाजेब लाई थी इतवार को। बुआ ने आशुतोष के सिर पर हाथ रखकर कहा पूछा कि कहाँ जा रहे हो। मैं तो तुम्हारे लिए केले और मिठाई लाई हूँ। आशुतोष का चेहरा रूठा ही था अर्थात उनका चेहरा नाराज हुआ था। मैंने बुआ से कहा कि उसे रोको मत, जाने दो। आशुतोष रुकने को उद्यत था अर्थात उद्यत का अर्थ है रुकने को तैयार था। वह चलने को आनाकानी दिखाने लगा। आनाकानी करना मतलब मना करने का दिख रहा था। बुआ ने पूछा क्या बात है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जाने दो ना उसे। पर आशुतोष मचलने पर आ गया। मैंने डांट कर कहा प्रकाश इसे ले क्यों नहीं जाते हो। बुआ ने कहा कि बात क्या है, क्या बात है। मैंने पूछा बंसी तू भी साथ जा। अब अपने नौकर को कहते हैं तुम भी साथ जा। लेखक कहता बंसी से बीच से लौटने न पाए ताकि ये आशुतोष बीच से वापस न आए। सो मेरे आदेश पर दोनों आशुतोष को जबरदस्ती उठाकर सामने से ले गए। दोनों कौन, लेखक का भाई प्रकाश और उनका नौकर बंसी। बुआ ने कहा क्यों उसे सता रहे हो। मैंने कहा कुछ नहीं, जरा यूं ही। फिर मैं उनके साथ इधर उधर की बातें ले बैठा। राजनीति राष्ट्र की ही नहीं होती, मूल्य में भी राजनीति होती है। इस प्रकार लेखक बातें करने लगा। ये भार स्त्रियों पर टिकता है। कहाँ क्या हुआ, क्या होना चाहिए इत्यादि चर्चाएं स्त्रियों को लेकर रंग फैलाती हैं। इसी प्रकार की कुछ बातें हुई। फिर छोटा सा बक्सा सरका कर बोली इसमें भी कागज हैं जो तुमने मांगे थे और यहाँ। इस प्रकार बुआ अर्थात लेखक की बहन लेखक से कहती हैं। यह कहकर उन्होंने अपनी बास्केट की जेब में से हाथ डालकर पाजेब निकालकर सामने की जैसे सामने बिच्छू हो। अब लेखक कहता है कि अपने बास्केट अपनी टोकरी से बुआ ने हाथ डालकर पाजेब को निकाल कर दिया और लेखक को इस समय महसूस हुआ कि ये कोई बिच्छू हो। मैं भयभीत भाव से कह उठा कि ये क्या। बोली कि उस रोज भूल से ये पाजेब मेरे साथ चली गई।
इस प्रकार ये कहानी विद्यार्थियों आपको कैसे लगी। बाल मनोविज्ञान का चित्रण है इसमें कि बालक अपराधी न होते हुए भी उनके साथ स्नेह भय इस प्रकार का व्यवहार करने पर वो अपराध को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वह अबोध होते हैं, उनके पास में कोमल बुद्धि तर्क नहीं कर सकती है, वे अपनी बात स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। यही बाल मनोविज्ञान का चित्रण इस कहानी पाजे में किया गया है। अब कठिन शब्दार्थ प्रश्नोत्तर। जैनेंद्र किस प्रकार के कथाकार के रूप में प्रसिद्ध है? मनोविज्ञानी कथाकार के रूप में। पाजेब कहानी किस पृष्ठभूमि पर लिखी गई है? बाल मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। आशुतोष की उसकी बुआ ने जन्मदिन पर क्या देने का वादा किया था? बाइसिकल लेने का वादा किया था। पाजेब कहानी किस शैली में लिखी गई है? आत्म कथात्मक शैली में लिखी गई है। श्रीमती जी पाजेब छुड़ाने का संदेह किस पर करती है? श्रीमती जी पाजेब छुड़ाने का संदेह उनका नौकर बंसी पर करती है। चुन्नू की माँ चुन्नू को क्यों पीटती है? क्योंकि आशुतोष के कहने के अनुसार चुन्नू ने पाजेब ली थी। ये बात सुनकर चुन्नू को चुन्नी की माँ ने पीटना शुरू किया। मुन्नी को पाजेब किसने और किस दिन लाकर दी? मुन्नी को पाजेब उनकी बुआ ने इतवार को लाकर दी। पूछताछ में आशुतोष ने पाजेब किसको बेचने की बात कही? पूछताछ में आशुतोष ने पाजेब पतंग वाले को बेचने की बात कही। ये तो प्रश्नोत्तर हुए। तो विद्यार्थियों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।